हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करेगा, क्या समझाने की कोशिश करेगा, क्या जताने की कोशिश करेगा। चलिए इसके बारे में आज इस टॉपिक में सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कि डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जब किसी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम होता है, जब किसी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम होता है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब सवाल ये उठता है कि सर ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। लोग ये समझते हैं कि कोचिंग के बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपको सामने व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर ये व्हाइट बोर्ड होगा ही नहीं तो क्या मैं बच्चे लोग को पढ़ा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा? नहीं। अगर मेरे पास फर्नीचर नहीं होगा तो क्या मैं बच्चे लोग को सिखा पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा? नहीं। तो व्हाइट बोर्ड और फर्नीचर ये मेरे बिजनेस का फिक्स्ड एसेट होगा। अगर ये होगा ही नहीं तो मैं अपने बिजनेस को रन ही नहीं कर सकता। तो उसी तरह जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, छोटे बिजनेस भी हो सकते हैं, तो उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या हो सकता है जो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है। तो फिक्स्ड एसेट जनरली क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा लिखा कंप्यूटर, तीसरा फर्नीचर, चौथा मोटर कार और एक्सेट्रा, और मैनी मोर हो सकता है। तो इस टॉपिक को सिखाने के लिए कोई एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब किसी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम होता है, जैसे मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, या फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया, या कंप्यूटर का वैल्यू कम हो गया, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब सवाल ये उठता है कि ये कम कैसे होता है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को यूज करते जाओगे, यूज करते जाओगे, यूज करते जाओगे, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसा एग्जाम्पल देके, आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक मोबाइल फोन परचेस किया। मैंने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, समझो 20,000 रुपीज़ में, ठीक है? और उस फ़ोन को मैंने 3 महीना यूज़ किया, और 3 महीने के बाद मैं इस फ़ोन को बेचना चाहता हूँ और एक नया फ़ोन लेना चाहता हूँ। तो नया फ़ोन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पैसा ऐड ऑन करके, सॉरी, नया नया फ़ोन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पुराने फ़ोन को बेचना पड़ेगा। जो पैसा आएगा उसमें और पैसा ऐड ऑन करके एक मैं नया फ़ोन खरीदूँगा। तो पहले मैं इसको बेचूँ तो सही, ठीक है? अब मैं 3 महीना इसको यूज़ करने के बाद इसको बेचना चाहता हूँ, तो बताओ कि मुझे इस फ़ोन का कितना पैसा मिल सकता है? मोर देन 20,000 मिलेगा या लेस देन 20,000 मिलेगा? तो इसका जवाब है लेस देन 20,000। तो आपको 20,000 से कम ही मिलेगा। तो समझो कि मोटा-मोटी मैं 3 महीना यूज़ किया और इस फ़ोन का समझो मुझे मिल गया 15,000। तो बताओ कि इसका वैल्यू कितना कम हो गया? ऑफ कोर्स सर, सिंपल सिंपल दिखाई दे। 3 महीने में इसका वैल्यू कितना कम हो गया? ₹5,000 कम। तो जब किसी चीज़ का वैल्यू कम होता है ना, उसी को अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना आया? 5,000 रुपीज़। खरीदा कितने में था? 20,000। तो 20,000 में से 5,000 उसको यूज़ 3 महीना यूज़ किया तो उसका वैल्यू 5,000 कम हो गया। तो मुझे एग्ज़ैक्टली वैल्यू आ गया कि उसका वैल्यू आज की तारीख में 15,000 हो सकता है, तो आपको 15,000 ही। बात समझा? तो सेम यहाँ पे भी अपन को वैसे ही करना है। मतलब मैं अपने बिज़नेस करने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल करूँगा, तो मशीनरी को जैसे-जैसे मैं यूज़ करते जाऊँगा, यूज़ करते जाऊँगा, यूज़ करते जाऊँगा, वैसे-वैसे उसका वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और कम होते जाएगा। तो जैसे उसका वैल्यू कम होएगा तो मेरे को आखिर में मुझे पता लगाना है। आखिर में पता लगाने का मतलब यहाँ पे कैसा है कि समझो कि मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 1 लाख की मैंने मशीनरी परचेज़ की। और यहाँ पे जो मतलब अकाउंटिंग में या फिर बुक कीपिंग में आप लोग समझ सकते हो ऐसे, कि जो हिसाब-किताब होता है ना पूरे 1 साल का होगा, कि आपने पूरे 1 साल के अंदर क्या कमाया और क्या गँवाया। तो यहाँ पे भी हम लोग 1 साल के हिसाब से बात करें कि मैंने 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी और उस मशीन को मैंने पूरा साल यूज़ किया, पूरा साल यूज़ किया, ठीक है? तो एक बिज़नेसमैन क्या करता है मालूम है? एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या करता है? कैलकुलेट करता है। यहाँ पे तो हमने मोटा-मोटी अपने कुछ भी अंदाज़े से हमने ₹5,000 इसका वैल्यू कम कर दिया। मतलब कोई इसका कोई तरीका नहीं है। मतलब जिसके मन में जो आ जाए वो प्राइस बोले, सामने वाले को अगर जम जाए तो ले ले, नहीं जमे तो नहीं ले। लेकिन यहाँ पे कैसा रहता है कि आप बिज़नेस के अंदर किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करते जाओगे ना, तो आपको सिस्टमैटिक मैनर में इसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो एक मोटा-मोटी मैं ऐसा समझाने के हिसाब से आपको बताता हूँ कि बिज़नेसमैन ने समझो कि 10% अज़्यूम किया कि वो अपनी जितनी भी एसेट्स को यूज़ करेगा, हर साल उसका 10% क्या करेगा? कम करते जाएगा। तो 1 लाख का अगर मैं 10% निकालूँ, 1 लाख का अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना आता है?
तो 1 लाख इंटू 10/100 करेंगे, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 1 से 1 गया, तो बचा कितना 10,000। तो ये जो 10,000 आया, ये 10,000 मेरा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का वैल्यू। तो समझो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर भी लिखता हूँ फर्स्ट ईयर। मतलब कोई मेरे को पूछेगा ना, चलो बताओ कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारी मशीन की वैल्यू क्या थी, तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर मेरी मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपीज। आपने इसको पूरा साल यूज किया, और पूरा साल यूज करने के बाद आपने क्या डिसाइड किया, उसका वैल्यू कितना कम करेंगे, 10% कम करेंगे। तो 1 लाख का मैंने अगर 10% कम किया तो कितना है, 10,000। तो मैं 10,000 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो वैल्यू सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 90,000। सेकेंड ईयर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90, बराबर। तो मतलब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँ तो सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करूँ कि ड्यूरिंग ईयर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरे एसेट्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है, तो सब कुछ मुझे तब जाके मेरा जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो एकदम एक्यूरेट आ पाए। तो यही हम लोग को पूरे टॉपिक में सीखना है, समझना है, बट इसको निकालने के अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग टेक्निक है। तो हर बिजनेसमैन अलग अलग टेक्निक, या जिस टाइप का जिसका जैसा बिजनेस होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करता है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, और अपने बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट पता लगाने की कोशिश करता है कि भाई बिजनेस में इसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो इतनी बात तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन को निकालने के मेथड्स कितने होते हैं। तो फिलहाल मेथड्स मेन जो होता है वो 2 मेथड्स होते हैं, बट आप जो सीए के बच्चे लोग हैं उनके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहले हम लोग 2 मेथड समझ लेते हैं, अगर वो 2 मेथड आपको समझा ना, उसके बाद वाले जो मेथड्स है आप लोग कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे सीए फाउंडेशन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ 2 मेथड सफिशिएंट है, एक एसएलएम मेथड, दूसरा डब्ल्यू। और जो सीए फाउंडेशन के बच्चे लोग हैं उन लोग बाकी एडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको पहले 2 मेथड सिखाऊंगा, फिर बाद में आपको जो एक्स्ट्रा एडिशनल मेथड है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले 2 मेथड्स हैं, तो पहले मेथड का नाम है एसएलएम मेथड। तो एसएलएम का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसी का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिर इसी का तीसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो पहले मेथड को ये 3 नाम से पुकारा था। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और तीसरा होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आपको एग्जाम में कोई भी मेथड आपको लिख के दिया रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ये तीनों नाम लिख के दिए तो हम लोग इसको शॉर्टकट में हमेशा क्या बोलेंगे, एसएलएम मेथड। अब ये मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए अभी इसके बारे में समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर परचेस किया, समझो 2 लाख रुपीज। ठीक है, और मैंने क्या सोचा कि हर साल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं सोचा कि हर साल इसका 10% डिक्रीज करूंगा पर एनम, हर साल। ठीक है, एवरी। और समझो कि मैं यहाँ पे मोटा मोटी 3 साल तक इसको फॉलो करूँ, 3 ईयर्स। ठीक है, और मेथड भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन से मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर मेरे कंप्यूटर का वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपीज। तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपीज लिख दूँ। ठीक है, और मैंने अपने कंप्यूटर को पूरा साल यूज किया। अब पूरा साल मतलब यहाँ पे 2 साल आ जाता है। अब देखो, तो जनरली क्या होता है कि एक जो ईयर होता है ना, आप लोग उस ईयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 जन को और खत्म होता है 31 दिसंबर। और एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो बिजनेसमैन कोई भी ईयर फॉलो कर सकता है। जैसे कि जनरली हम लोग अपनी जिंदगी में ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, भले 31 दिसंबर को हम लोग पार्टी करेंगे, 1 जन को हम लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे। ऐसा हम लोग का इसका हिसाब किताब चलता है, मतलब यहाँ पे उसकी बात है।
अब जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनरली बिजनेसमैन इसको फॉलो करता है कि अपना साल वो शुरू करेगा अप्रैल में और खत्म कब करेगा 31 मार्च। तो आपको क्वेश्चन में कोई भी डेट लिख के दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको समझने का कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अगर समझो कि इसमें कैलेंडर ईयर लिख के दिया है तो आप लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कब करेंगे, 31 दिसंबर को। अगर उस बिजनेसमैन ने 1 अप्रैल को अगर अपने 1 अप्रैल को अगर फॉलो मतलब फाइनेंशियल ईयर को अगर फॉलो कर रहा है तो ओपनिंग उसका 1 ईयर होगा, 1 अप्रैल होगा और क्लोजिंग उसका 31 मार्च होगा। ठीक है, तो समझो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बिजनेसमैन के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर। तो समझो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो समझो कि उसने 1 अप्रैल को, समझो कि उसने 1 अप्रैल को कोई एसेट्स परचेस किया। एसेट्स परचेस करने का मतलब होता है कि उसने कंप्यूटर परचेस किया 1 अप्रैल को और उसने पूरा साल क्या किया, कंप्यूटर को यूज किया। और साल के आखिर में उसने क्या सोचा कि इसका 10% कम कर। तो समझो कि 2 लाख का अगर मैं 10% निकालू तो 10/100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, वन से वन गया, तो बचा कितना, 20,000। तो डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस किया जाता है क्योंकि वो वैल्यू कम होता है। तो 20,000 में इसमें से माइनस कर दो तो कितना आया, 1,80,000। अब ये जो 1,80,000 आया ये सेकंड ईयर में इसका वैल्यू होगा। ठीक है, मेरे को 3 साल तक इस मेथड को फॉलो करना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर निकाला, डेप्रिसिएशन कितना है, वो 20,000 है, 1,80,000। चलो अगर अब मुझसे कोई पूछेगा ना कि चलो बताओ कि सेकंड ईयर तुम्हारे कंप्यूटर का वैल्यू कितना, तो मैं बोलूंगा 1,80,000। ठीक है, और मैंने सेकंड ईयर भी पूरा का पूरा कंप्यूटर को यूज किया, फुल ईयर मैंने यूज किया, मतलब अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक उसको यूज किया। अब साल के आखिरी में मेरे को क्या करना, उसका वैल्यू कम करने का। तो कम कैसे करूंगा, वही 10%। तो 10% अगर आपको निकालेंगे ना तो 1,80,000 आया सेकंड ईयर में, इंटू 10/100 इंटू 12/12, मतलब मैंने इसको पूरा साल यूज किया। तो एक साल में 12 महीने मैंने इसको यूज किया और एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए यहाँ पे भी होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो 12 से 12 गया तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो वन ही आंसर आता है उसका। ठीक है, अब जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, वन से वन गया, बराबर। तो वैल्यू कितना आता है, 18,000। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ना, ये कैलकुलेशन टोटली टोटली क्या बोले मैं, गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए कि एसएलएम मेथड जो होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि आपको हमेशा जो डेप्रिसिएशन निकालना है ना, वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकालना है। मतलब स्टार्टिंग में आपके असेट्स का वैल्यू क्या था उसके ऊपर ही आपको एवरी टाइम डेप्रिसिएशन निकालते हुए चलना। माइनस करके क्या आंसर आया था, 1,80,000 है। तो अभी आपको सेकंड ईयर पे अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो 1,80,000 पे नहीं निकालेंगे, आपको 2 लाख पे निकालना पड़ेगा। क्योंकि एसएलएम मेथड में यही होता है कि आपको डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग किस पे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे। तो अभी जैसे ये सेकंड ईयर का है तो समझो मैंने इसके ऊपर वापस निकाला तो आंसर 20,000 ही आएगा। फिर जब थर्ड ईयर आएगा मैं वापस 2 लाख पे निकालूंगा, फोर्थ ईयर आएगा वापस 2 लाख पे निकालूंगा, फिफ्थ ईयर आएगा वापस 2 लाख पे निकालूंगा। मतलब एवरी टाइम मैं डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करूँ। इसलिए अगर मैं 2 लाख का वापस अगर 10% निकाल तो पूरे साल का, तो वापस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। तो ये मुझे करना ही नहीं था यहाँ पे। तो समझो वही जैसे मैंने यहाँ पे क्या, वही 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12, तो 12 से 12 गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो सेम वही 20,000 है। तो वापस में मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन, तो 1,60,000 उसका वैल्यू थर्ड ईयर में आया। तो अगर अब मुझसे अभी कोई पूछेगा चलो बताओ कि तुम्हारे कंप्यूटर का वैल्यू क्या है थर्ड ईयर, तो मैं बोलूंगा कि मेरे कंप्यूटर का वैल्यू थर्ड ईयर में कितना हो गया मालूम है, 1,60,000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब थर्ड ईयर में मैंने अपने कंप्यूटर को पूरा साल यूज किया। पूरा साल का मतलब होता है कि अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा साल मैंने इसको यूज किया। अब साल के एंड में मैं इसका क्या करना चाहता हूँ, डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूँ। तो वापस मुझे एक 1,60,000 पे नहीं निकालना है, मुझे को वापस किस पे निकालना पड़ेगा, 2 लाख रुपीज पे निकालना पड़ेगा। तो वापस 2 लाख का अगर मैं 10% निकालू तो कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। तो 20,000, तो माइनस डेप्रिसिएशन, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1,40,000। बस 3 साल तक मुझे करना। यहाँ पे लिखा ना 3 years, तो वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कितने साल तक कैलकुलेट करना है। बट बिजनेस में जब तक आपका असेट्स का वैल्यू कम नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, तब तक उसको फॉलो करते हुए जाते करते जाते करते जाते, वो तो उसके ऊपर है। कभी भी सडनली वो अपने मेथड को भी चेंज कर सकते हैं।
तो अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करें, मोटा मोटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है पहले हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है देखो, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में भी 20,000 है, सेकेंड ईयर में भी 20,000 है, और थर्ड ईयर में भी 20,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी टाइम एसएलएम मेथड में आपका जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो हमेशा फिक्स्ड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मतलब एवरी टाइम आपका सेम लाइन होगा, मतलब 20,000 है तो 20,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सेम होगा, सेम लाइन में होगा। या फिर इसका तीसरा नाम क्या लिखा मैंने, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है किस पे निकाला जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब उसका जो ओरिजिनल वैल्यू कितना था फर्स्ट ईयर में, 2 लाख रुपीज। बस तो यही हम लोग को एसएलएम मेथड में करना है। अब इसी के अंदर आप लोग फिर दूसरा एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। अब दूसरा अगर मैं मेथड लिखूं तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। तो डब्ल्यूडीवी का फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी का तीसरा नाम होता है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ऐसे इसके तीन नाम। तो पहला नाम लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा मैंने क्या लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा मैंने क्या लिखा है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसको भी तीन नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब इस मेथड में डेप्रिसिएशन को किस वे में कैलकुलेट किया जाता है, चलो उसको समझते हैं। तो मैं सेम एग्जांपल टू भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ इसमें अलग है नहीं। तो सेम एग्जांपल है यहाँ पे। तो कंप्यूटर फर्स्ट ईयर 2 लाख, रेट ऑफ उसका डेप्रिसिएशन मेरे को हर साल उसका कितना कम करना है, 10 टका, इंटू 10/100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, इंटू 12/12 भी आपको फॉलो करना है। मतलब मैंने समझो अप्रैल में खरीदा, तो अप्रैल से लेके पूरा मार्च मैंने इसको यूज किया। तो मैंने इसको कितना महीना यूज किया, मैंने इसको 12 महीना यूज किया, इसलिए इंटू 12 लिखने का। और पूरे एक साल में महीने भी कितने होते हैं, 12, इसलिए 12/12। अगर आप इसको 6 महीना यूज करोगे तो 6/12। अगर आप इसको 3 महीना यूज करोगे तो 3/। तो फिलहाल अभी बेसिक आपको एक माइंड सेट करने के हिसाब से आपको मैं सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे थोड़ा प्रो बन जाएंगे तो आपको टोटली आपको आइडिया आना भी स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे इसको करने का, ठीक है। तो 12 से 12 गया, जीरो से जीरो गया, तो वापस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 20,000। तो 2 लाख में से अगर 20,000 गया तो बचता कितना है, 1,80,000। तो 1,80,000 इसका जो वैल्यू आया ना, वो सेकेंड ईयर में इसका वैल्यू है, सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब सेकेंड ईयर भी मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर को पूरा साल यूज करूंगा, और साल के एंड में मैं क्या सोचूंगा, उसका 10 टका क्या कर दूं, कम कर दूं। तो अब डब्ल्यू मेथड फॉलो करें। तो डब्ल्यू मेथड में क्या रहता है कि माइनस करके जो आंसर आता है, माइनस करके जो आंसर आता है एवरी टाइम आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना। अब यहाँ पे माइनस करके आंसर क्या है, 1,80,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1,80,000 के ऊपर 10% डिप्रेशन निकालेंगे वो पूरे साल का। तो पूरे साल का मतलब 12/12, तो 12 से 12 गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, इससे 1 गया, तो कितना आता है, 18। तो इसमें से 18,000 माइनस कर, माइनस डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा 1,62,000, ठीक है। अब हम लोग पहुंच चुके थर्ड ईयर में। और थर्ड ईयर में भी मैंने क्या किया कि पूरे थर्ड ईयर भी मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर को पूरा साल यूज़ किया। और पूरा साल यूज़ करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट साल के आखिरी में इसका 10% कम कर दूँ। तो वापस आप किस पे निकालोगे, माइनस करके जो आंसर आया है उसके ऊपर ही आपको निकालना है। तो 1,80,000 में से 18,000 मैंने माइनस कर, तो सब्ट्रैक्ट करने के कितना आंसर आता है, 1,62,000। और 1,62,000 पे मैं 10% निकालूँ, तो 10/100 इंटू 12/12। तो 12 से 12 गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 1 से 1 गया।
तो कितना आएगा 16,200, तो माइनस डेप्रिसिएशन 16,200, बस माइनस कर दो, जो आंसर आएगा हो गया। 3 साल तक करने बोला तो मैंने 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड। तो देखो अगर इसमें आप लोग देखेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू एवरी टाइम क्या होता है, मतलब कम होते जाता है। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 20,000 का, सेकंड ईयर 18,000 का, थर्ड ईयर 16,200। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है, कम होते जाता है, डिमिनिशिंग होते जाता है। इसलिए देखो उसका नाम भी वही रखा है, लिखा है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब हर साल आपका डेप्रिसिएशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब भी होता है क्या, कम होते जाना एवरी। और रिड्यूसिंग में तो उसका मतलब ही नाम में इसका मतलब छुपा है कि इसमें भी क्या होता है, हर साल कम होते जाता है। बस इसी डेप्रिसिएशन को कैसे सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है, यही हम लोग को इस टॉपिक में सीखना और समझना है, और जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।